नमस्कार। ये वीडियो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बीए के सेकेंड सेमेस्टर के लिए बनाया गया है और इसमें टॉपिक फॉरगेटिंग के ऊपर चर्चा की जाएगी। जब भी हम किसी चीज को याद करने के बाद कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं या किसी भी कारण की वजह से हम अपने अनुभवों को अपने दिमाग से खो बैठते हैं तो उसे फॉरगेटिंग, विस्मरण या भूलना कह देते हैं। मैं हूं डॉक्टर रीमा बंसल मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं: नंबर 1, फॉरगेटिंग को समझना कि विस्मरण या भूलना होता क्या है। नंबर 2, उन सभी कारणों की चर्चा करना जो फॉरगेटिंग पर अपना असर डालते हैं। और नंबर 3, निमोनिक्स कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं या टेक्निक्स हैं जो हमें हमारी मेमोरी को यानी हमारी याददाश्त को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती हैं। इन्हें कहते हैं निमोनिक्स। मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग का अर्थ क्या है? जब भी हम कुछ याद करते हैं, सीखते हैं, तो उसके हमारे दिमाग में कुछ मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं। मेमोरी ट्रेसेस यानी उसके कुछ निशान बन जाते हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह कहा जाता है। किसी भी कारण की वजह से अगर ये स्मृति चिन्ह या निशान हमारे दिमाग से हट जाएं या खो जाएं तो हम चीजों को भूलने लगते हैं। भूलना हमारी मेमोरी का एक नेगेटिव पहलू है, एक नकारात्मक पक्ष है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी दिमाग से जुड़ा हुआ प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति पहले सीखे गए अनुभवों यानी पहले उससे जो भी एक्सपीरियंसेस हुए या अनुभव हुए और लेसन्स या पाठ जो चीजें उसने सीखी उनको वो याद नहीं रख पाता या उन्हें पहचान नहीं पाता। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति पहले सीखे गई चीजों को याद नहीं रख पाता या पहचान नहीं पाता। इसके जो फैक्टर्स हैं जो इस पर असर डालते हैं, जो कारण हैं जो विस्मरण को प्रभावित करते हैं, वो 3 किस्म के हैं। पहला है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग, यानी वो सभी कारण जो सीखने से जुड़े हुए हैं। दूसरा रिटेंशन इंटरवल होता है धारण अंतराल। इसका मतलब है मान लो हमने कोई चीज सीखी, सीखने से लेकर उसकी जांच होने तक यानी उसका टेस्ट होने तक इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं रिटेंशन इंटरवल या धारण अंतराल। इस दौरान कुछ ऐसे कारण होते हैं जो अगर मौजूद हो तो वो असर डालते हैं भूलने के प्रोसेस पर। तीसरा आ जाता है इसमें वो सभी कारण जो सीखने वाले से जुड़े हुए हैं। पहली कैटेगरी है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग, यानी सीखने से जुड़े हुए सभी कारण। नंबर 1, नेचर ऑफ लर्न्ड मटेरियल्स, यानी सीखे गए विषय का स्वरूप। जो सामग्री या जो चीजें हम सीख रहे हैं उनका स्वरूप क्या है। स्वरूप में 3 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1, मीनिंगफुलनेस होता है अर्थ, कि सीखी गई चीज में अर्थ कितना है। अगर वो सार्थक है यानी वो मीनिंगफुल है, उसका कुछ अर्थ निकल पा रहा है तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है, उसे सीखने में कम कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए उसके स्मृति चिन्ह जो होते हैं, जो दिमाग में निशान बनते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो लंबे समय तक कायम रहते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं अगर वो अर्थ वाली चीज हो तो हम उसे कम भूलते हैं। इसके विपरीत अगर वो निरर्थक हो, उसमें मीनिंग ना हो, तो उसके स्मृति चिन्ह भी कमजोर होते हैं, उसे सीखने में ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत लगती है और वो समय के साथ हम जल्दी
भूल जाते हैं। स्वरूप में ही दूसरी चीज आ जाती है कि जो चीज हम सीख रहे हैं क्या वो सुख देने वाली है या दुख देने वाली है, सुखद है या दुखद है। जो अनुभव या जो चीजें हमें सुख की अनुभूति देती हैं, सुख वाली अच्छी फीलिंग देती हैं, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। दुख देने वाली चीजों को हम भूल जाते हैं, वो हमें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। ये जो नियम है कि दुखद चीजों को हम जल्दी बोलते हैं और सुखद चीजों को हम ज्यादा देर तक याद रहते हैं, इसे हम मनोविज्ञान में बोलते हैं पॉलियाना प्रिंसिपल। तीसरा है विविडनेस। विविडनेस होता है कि सीखी गई चीज कितनी स्पष्ट है या कितनी अस्पष्ट है। स्पष्ट यानी कितनी क्लियर है, कितनी साफ है। अगर वो एकदम क्लियर है, साफ है, विविड है, स्पष्ट है, तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। और अगर वो स्पष्ट नहीं है, विविड नहीं है, तो हम उसे भुला देते हैं। सीखने से ही जुड़े हुए कारणों में अगला आ जाता है ओवर लर्निंग और अंडर लर्निंग। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की मात्रा कितनी है, कितने हद तक हम किसी चीज को सीख रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को सीखने के लिए जितने प्रयास चाहिए या जितनी एफर्ट चाहिए उससे ज्यादा कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आधिक्य सीखना या ओवर लर्निंग। और जब किसी चीज को सीखने के लिए जितनी कोशिश करनी बनती है हम उससे कम कोशिश करें, तो उसे हम बोलते हैं अंडर लर्निंग या न्यून सीखना। ये बहुत ही स्वाभाविक से बात है कि जब किसी भी चीज को हम ओवर लर्न करते हैं या ज्यादा सीखते हैं, अधिक सीखते हैं, तो वो हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। कम सीखी जाने वाली चीज न्यून सीखना या अंडर लर्निंग वाली जो चीजें हैं, उनकी जो स्मृति चिन्ह है वो ज्यादा टाइम तक नहीं बने रहते और उन चीजों को हम भुला देते हैं। लेंथ ऑफ द लर्न्ड टास्क। अगर सीखी गई चीज काफी लंबी है तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। ज्यादा देर तक वो क्यों याद रहती है? क्योंकि लंबा होने के कारण हम उसे बार बार दोहराते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो लंबाई में कम छोटी चीज होती है, कम होती है जिसकी लेंथ, उसे हम भूल जाते हैं। और जो लंबी चीज होती है, लेंदी आइटम होती है, उसे हम ज्यादा याद रख पाते हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग यानी सीखने के लिए यूज की गई प्रविधि या तरीका। इसमें पहला जाता है पार्ट वर्सेस कंटिन्यूअस मेथड। पार्ट मेथड का मतलब है कि हम चीजों को ब्रेक ले लेकर सीख रहे हैं, बीच में गैप्स देकर सीख रहे हैं, हिस्सों में सीख रहे हैं, लगातार नहीं सीख रहे। इसे कह देते हैं अंश विधि। जो अंश विधि से सीखी गई चीजें हैं यानी ब्रेक ले लेकर सीखी गई चीजें हैं, वो हमें ज्यादा टाइम तक और अच्छे से याद रहती हैं। और जो कंटिन्यूअस मेथड है, लगातार सीखना या अविराम विधि से सीखना, बिना रुके सीखते जाना, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाती। इसी में अगला आता है एक्टिव वर्सेस पैसिव मेथड। एक्टिव यानी सक्रिय, यानी हम प्रैक्टिकल रूप से, एक्टिव रूप से किसी चीज को सीखते हैं तो वो हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। और अगर हम किसी चीज को निष्क्रिय रूप से यानी पैसिव मेथड से सीखते हैं, एक्टिवली उसका यूज नहीं करते, तो वो हमें भूल जाती है। अगला है सीरियल पोजीशन ऑफ आइटम्स। इसका मतलब है कि मान लो आपको एक लिस्ट दी जाए वर्ड्स की लर्न करने के लिए। इसमें जो वर्ड्स का क्रमिक स्थान है, क्रमिक स्थान यानी शुरुआत में क्या वर्ड्स हैं, बीच में कौन से वर्ड्स हैं और एंड में कौन से वर्ड्स हैं। तो ये जो सीरियल पोजीशन है, क्रमिक स्थान है चीजों का, वो भी असर डालता है विस्मरण की या फॉरगेटिंग की प्रक्रिया पर। जो ऊपर की चीजें होती हैं किसी भी लिस्ट में, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि
जब हम किसी लिस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में जो स्मृति चिन्ह बनाती है, निशान बनाती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। फिर आती है अंत की चीजें, जो लिस्ट के एंड में चीजें लिखी हुई हैं, उसके स्मृति चिन्ह ऊपर वाली चीजों के स्मृति चिन्हों से थोड़ा कमजोर होते हैं, और जो लिस्ट के बिल्कुल सेंटर में या मिडल में चीजें होती हैं, उनके स्मृति चिन्ह बहुत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उन स्मृति चिन्हों पर शुरुआती और एंड की आइटम्स के स्मृति चिन्हों का दबाव पड़ता है। अगला आ जाता है फैक्टर्स रिलेटेड टू रिटेंशन इंटरवल। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिटेंशन इंटरवल होता है धारण अंतराल। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, सीखने से लेकर उसकी जांच होने तक, इन दोनों चीजों का बीच का जो टाइम है, उसे बोलते हैं रिटेंशन इंटरवल या धारण अंतराल। ये 3 तरह के इसमें कारण मौजूद हो सकते हैं जो अपना असर डालते हैं भूलने पर। पहला है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होता है कि मान लो हमने कोई चीज सीखी और उसके कुछ समय बाद हमने या ज्यादा समय बाद हमने दूसरी चीज सीखनी शुरू की। जब दूसरी सीखी जाने वाली चीज की वजह से पहली चीज को हम नहीं सीख पाते, हम जो बाद में चीज सीख रहे हैं उसकी वजह से जो पहली सीखी गई चीज है उसके स्मृति चिन्ह कमजोर हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। ये पीछे की तरफ काम कर रहा है, बाद वाली चीज की वजह से हम पिछली चीज को भुला देते हैं, इसे कहते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। दूसरा आ जाता है इसमें प्रोएक्टिव इनहिबिशन। प्रोएक्टिव इनहिबिशन का मतलब है जब पहले सीखी गई चीज की वजह से नई सीखी गई चीज को लर्न करने में या स्मृतिगत करने में बाधा पहुंचती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन। एक हमने चीज सीखी और उसके बाद हम दूसरी चीज सीख रहे हैं, तो पहली चीज सीखी होने की वजह से उसके स्मृति चिन्ह इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि नए स्मृति चिन्ह बनाने में हमें दिक्कत आई, तो उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन। तीसरा है रिट्रीवल इनहिबिशन। रिट्रीवल इनहिबिशन का मतलब है, मान लो हमने कुछ चीज सीखी, सीखने के बाद जब हम उसे रिकॉल कर रहे हैं यानी याद करके बोलने की या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिन चीजों की हमें जरूरत है उन चीजों को तो हम याद करके लिखेंगे या सुनाएंगे। पूरी सामग्री में से जिन चीजों की हमें नहीं जरूरत उनको हम याद लाने से रोकेंगे। इस रोके जाने की वजह से वो चीजें आगे के टाइम में भी याद ला पाना मुश्किल लगता है। इसका आपको एक उदाहरण दे रही हूं। मान लो पूरी दुनिया के नेताओं की एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 25 नेताओं के नाम लिखे गए। हमने वो लिस्ट लर्न कर ली, 25 नाम लर्न कर लिए। इसके बाद हमें कहा गया कि सिर्फ एशिया के नेताओं के नाम बताए जाएं उस लिस्ट में से। जब हम एशिया के नेताओं के नाम याद करके बता रहे होंगे, तो बाकी जगहों के जो नेता होंगे उनको याद कर पाने में हमें बाद में दिक्कत आएगी। आगे के टाइम में भी उन्हें याद करने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हम उसमें एक इनहिबिशन या बाधा पैदा करेंगे। आखिरी इसमें कैटेगरी है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, यानी जो सीखता है उससे जुड़े हुए कारण। इसमें पहला आ जाता है हेल्थ। जो सीख रहा है अगर उसकी सेहत अच्छी ना हो तो स्मृति चिन्ह अच्छे से नहीं बन पाते और वो चीजों को जल्दी भूलने लगता है। दूसरा आ जाता है मेंटल सेट। किसी भी चीज को सीखने के बाद हमारी प्रत्याशा या उम्मीद क्या है कि कितने समय बाद हमसे वो दोबारा याद करके बताने या बोलने को कहा जाएगा।
अगर अचानक हमसे पूछ लिया जाए आपने वो चीज लर्न की थी, बताइए उसमें क्या था, तो हमें अच्छे से याद नहीं आता। पर अगर हमें पता हो कि सीखने के 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हमसे वो पूछा जाएगा, तो हमें चीज अच्छे से याद रहती है। इसे कहते हैं मेंटल सेट या प्रत्याशा होना। तीसरा इसमें है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स होते हैं सावेकिक कारण, हमारी फीलिंग्स से जुड़े हुए कारण। अगर हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं या हम चिंता में हैं, किसी टेंशन में हैं, तो हमें चीजें अच्छे से याद नहीं हो पाती। इसमें है अगला मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स का मीनिंग है, मान लो हमने कोई चीज पूरी कर दी, सीखी और फिर हमने उसे कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद उसके पीछे हमारी जो मोटिवेशन थी, प्रेरणा थी, अभिप्रेरणा थी, वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए वो चीज हमें भूल जाती है। पर अगर कोई भी चीज सीखने के बाद हम उसे पूरा ना करें, अधूरा छोड़ें, तो उसके पीछे जो अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है वो बनी रहती है। इसी वजह से उसके स्मृति चिन्ह हमारे दिमाग में स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं और वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। इसे ज़ैगार्निक इफेक्ट भी कह देती हैं। अगला टॉपिक है निमोनिक्स। निमोनिक्स एक तरह की मेमोरी ट्रिक्स होती हैं या ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। इन्हें स्मृति सहायक प्रविधियां भी बोलते हैं, यानी वो प्रविधियां, वो तरीके जिनसे हमारी स्मृति को, मेमोरी को मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं निमोनिक्स। निमोनिक डिवाइसेस में पहला आ जाता है तुक। तुक में होता है ये कि जब हमने कुछ पंक्तियां लर्न करनी है, कुछ लाइंस लर्न करनी है, तो उनके जो आखिरी शब्द या अक्षर होते हैं वो आवाज में मिलते जुलते होते हैं। आवाज में मिलते जुलते होने की वजह से उन्हें याद करना आसान हो जाता है और हमें वो ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं। इसी वजह से जो कविताएं या दोहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इन्हें अच्छे से लर्न कर पाते हैं, चाहे उन्हें इन कविताओं और दोहों का मीनिंग पता हो या ना पता हो। सेकेंड निमोनिक डिवाइस है चंकिंग। चंकिंग में हम बड़ी सूचना को छोटी छोटी सूचनाओं में चेंज कर देते हैं और फिर उसे लर्न करना आसान हो जाता है। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम या तो यूं लर्न कर सकते हैं कि 6,66,322, या हम इसे लर्न कर सकते हैं 36322। 36322 के रूप में लर्न करने से हमें ये इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक याद रहेगी, क्योंकि हमने लंबी सूचना को छोटी छोटी सूचनाओं के हिस्सों में बांट कर लर्न किया है। थर्ड है परिवर्णी शब्द। परिवर्णी शब्दों में कुछ अक्षरों के, कुछ लेटर्स के हिंट्स होते हैं, संकेत होते हैं, जिनकी वजह से बड़ी सूचना को लर्न करना आसान हो जाता है। जैसे WHO, इसकी फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ी सूचना में से हमने पहले अक्षर लेके एक छोटी सूचना तैयार कर दी और उसे लर्न करना हमारे लिए आसान हो गया। पहले अक्षर हमने पिक कर लिए। सेकंड है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का मिशन। इसमें भी हमने क्या किया, बड़ी सूचना के हर शब्द के पहले अक्षर को पिक करके उसका एक संकेत बना दिया। चौथा आ जाता है परिवर्णी पंक्तियां। परिवर्णी पंक्तियां कुछ ऐसी लाइंस होती हैं या पंक्तियां होती हैं जिनमें पहला शब्द या पहला अक्षर बोलते ही या पढ़ते ही हमें बाकी की लाइन अपने आप याद आ जाती है।
जैसे हम सभी ने गाना सुना हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। इसमें पहला वर्ड बोलते ही यानी सारे वर्ड बोलते ही बाकी की लाइन अपने आप ही याद आ जाती है। ये जो पहली 4 निमोनिक डिवाइसेस हैं, इनकी एक कमी है। इनकी कमी ये है कि इनसे रट कर याद करने की जो टेंडेंसी है या प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। इनमें हम समझकर लर्न नहीं कर रहे बल्कि रट कर चीजों को याद कर रहे हैं। आगे जो मैं आपको निमोनिक डिवाइसेस बताऊंगी, ये इन निमोनिक डिवाइसेस के कंपैरिजन में थोड़े मुश्किल जरूर हैं, पर उनसे सचमुच हमारी जो मेमोरी है वो बेटर हो जाती है। इनमें पहला आ जाता है लिंक सिस्टम। लिंक सिस्टम में हम याद करने वाली सूचनाओं को एक तस्वीर के रूप में चेंज करके, पिक्चर के रूप में चेंज करके उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को एक लिस्ट दी जाए कि उसने मार्केट से आटा, चीनी, दाल, तेल, नमक ये चीजें खरीद कर लानी है, तो वो क्या कर सकता है, इनकी इमेज दिमाग में बनाकर उन्हें मीनिंगफुल रूप से जोड़कर याद कर सकता है। इससे उसे ज्यादा टाइम तक ये जो लिस्ट है वो याद रहेगी। अगला है लोकाई सिस्टम। लोकाई सिस्टम में हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में पहले से एक जगहों की फोटो तैयार करके रखते हैं और फिर जो चीज हमें लर्न करनी है, याद रखनी है, उस चीज को हम उस फोटो के साथ जोड़ते जाते हैं, उन जगहों की फोटो के साथ जोड़ते जाते हैं जो पहले से हमारे दिमाग में बसी हुई है। इससे क्या होता है, रिलेशन बैठ जाता है जगह और उस चीज के बीच में, और वो जगह क्योंकि हमें पहले से अच्छे से याद है तो वो चीज भी हमें याद रहती है। नेक्स्ट, इलैबोरेशन एंड एनकोडिंग। इलैबोरेशन का मतलब होता है किसी भी दिए गए टॉपिक को डिटेल में सोचना या डिटेल में उसके बारे में विचार विमर्श करना। तो जब भी किसी दिए गए टॉपिक या विषय को हम इलैबोरेट करते हैं, विस्तार से उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो उसके अलग अलग पहलुओं के बीच में एक रिलेशन बैठ जाता है। ये जो रिलेशन बैठता है, इससे उस टॉपिक की एनकोडिंग यानी संकेतीकरण भी हमारे दिमाग में अच्छे से हो जाता है। जब संकेतीकरण अच्छे से हो जाते हैं यानी मेमोरी चिन्ह, मेमोरी ट्रेसेस अच्छे से बन रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक हमें याद रहता है। जैसे मान लो मैंने अखबार में कोई आर्टिकल पढ़ा, दहेज प्रथा की बुराई। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने ये टॉपिक मन ही मन और इसके बारे में सोचा, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, टीचर्स के साथ डिस्कस किया, यानी मैंने इसको विस्तार का रूप दिया। इससे क्या होगा, इसी टॉपिक के जो अलग अलग पहलू हैं उनकी याद मेरे दिमाग में ज्यादा टाइम तक बनी रहेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा निमोनिक डिवाइस है जिससे हमारी मेमोरी इंप्रूव हो सकती है। कंटेक्स्ट एंड रिट्रीवल। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, यानी किस सिचुएशन में चीज याद की गई है। मान लीजिए आप क्लास में हैं, संस्कृत की क्लास चल रही है और संस्कृत के कुछ श्लोक आपको सिखाए गए हैं। बाद में आपको जब उन श्लोकों को लर्न करना है तो आप उस क्लास की सिचुएशन को भी अगर दिमाग में रखें जहां आपने पहली बार उन श्लोकों को सुना, इसके साथ साथ उस टीचर को ध्यान में लाएं जिन्होंने आपको ये श्लोक सिखाए, तो कंटेक्स्ट यानी संदर्भ दिमाग में आएगा। उससे क्या होगा, श्लोकों की जो मेमोरी है वो बेटर हो जाएगी, आपको श्लोक ज्यादा समय तक और ज्यादा अच्छे रूप से याद रहेंगे। इसमें हमने कंटेक्स्ट की मदद ली, संदर्भ की मदद ली, चीज को ज्यादा अच्छे और ज्यादा समय तक याद रखने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, यानी उसको ठीक रूप से श्रेणियों में बांटकर लर्न करना या आपस में चीजों के संबंध बिठा देना।
तो जब हमने किसी लिस्ट ऑफ वर्ड्स को लर्न करना है, किसी सूची को लर्न करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक स्टोरी बना सकते हैं। यानी हमने सारी दी गई इंफॉर्मेशन को संगठित कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, उसकी एक कहानी बना ली, तो सभी चीजों के बीच में रिलेशन बैठ गया, संबंध बैठ गया। इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, इस संगठन की वजह से वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट निमोनिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी में हम जब भी कोई चीज लर्न करते हैं तो या तो उसका हमारे दिमाग में एक शाब्दिक संकेत बैठता है जिसे बोलते हैं वर्बल कोड, या उसका इमेज कोड हमारे दिमाग में बैठता है, यानी उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बैठती है। मान लो मैंने कोई पिक्चर लर्न करनी है, सीखनी है, तो उस पिक्चर को या तो मैं उसके नाम से याद रख सकती हूँ, या मैं उस पिक्चर को इमेज के तौर पे, तस्वीर के तौर पे अपने दिमाग में बिठा सकती हूँ। जब भी हमने कोई चीज लंबे समय तक याद रखनी है तो उसे एक फोटो के तौर पर दिमाग में बसाना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि फोटो के तौर पे याद की गई चीज में वर्बल कोड और इमेज कोड, शाब्दिक संकेत और इमेज का संकेत दोनों शामिल होते हैं। इन दोनों चीजों के शामिल होने की वजह से हम दो तरह के रास्ते खोल देते हैं उस चीज को वापस से याद ला पाने के लिए। इसको बोलते हैं डुअल कोड हाइपोथेसिस। इन सभी निमोनिक डिवाइसेस के अलावा थॉमस एंड रॉबिन्सन के विचारों पर आधारित एक तरीका है बुक्स में दिए गई मटेरियल को लर्न करने का। जो हमारे सिलेबस की बुक्स होती हैं या और किताबें होती हैं, उन किताबों में दी गई चीजों को ज्यादा देर तक हम कैसे लर्न करें ताकि एग्जाम में हमें दिक्कत ना आए। इस मेथड को बोलते हैं PQRST मेथड। PQRST, ये जो 5 लेटर्स हैं, हर लेटर से एक वर्ड शुरू हो रहा है और वही वर्ड जो है वो स्टेप है लर्न करने का। आइए इसे समझते हैं। पहला है प्रीव्यू, P से प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है पूर्व दर्शन। पूर्व दर्शन का मीनिंग ये है कि मान लो मैंने कोई टॉपिक लर्न करना है, तो सबसे पहले मैं उस टॉपिक में क्या क्या चीजें शामिल हैं उसको ऑब्जर्व करूंगी। ये ऑब्जर्व करने के बाद मैं देखूंगी कि हेडिंग्स क्या हैं, क्या तस्वीरें शामिल हैं उस टॉपिक में। इस तरीके से मुझे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि उस टॉपिक में क्या क्या चीजें आती हैं। इसे कहते हैं पूर्व दर्शन। नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन, यानी प्रश्न बनाना। हर टॉपिक में कुछ हेडिंग्स दिए हुए होते हैं और उन हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स दिए होते हैं। इन्हीं की मदद से हम प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हेडिंग दिया हुआ है सीखना और परिपक्वन, तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि सीखने और परिपक्वन के बीच में क्या संबंध है, सीखने से हम कैसे मैच्योर होते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। थर्ड स्टेप है पढ़ना, रीड करना। इस स्टेप में हम टॉपिक को अच्छे से विस्तार से रीड करते हैं, उसे समझते हैं और सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते जाते हैं। टॉपिक समझ लेने के बाद, रीड कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ रेसिटेशन। सेल्फ रेसिटेशन में आत्म प्रपठन किया जाता है। इसका मतलब है कि हम दोहराते हैं चीजों को, मन ही मन उन्हें रिसाइट करते हैं, बार बार बोलते हैं, उनको रिपीट करते हैं। आखिरी स्टेप है टेस्ट करना, यानी जांच करना। आत्म प्रपठन वाले स्टेप में जो चीजें हमने बोल बोल कर या मन ही मन रिपीट कर कर दिखाई होती हैं, उनको हम मैच करते हैं बुक में दिए गए मटेरियल के साथ कि हमने जो लर्न किया है, हमने जो पढ़कर देखा है, समझा है,
क्या वो वही है जो बुक में लिखा हुआ है या वो उससे डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है तो हम फिर से स्टेप्स रिपीट करते हैं, फिर से पढ़ते हैं और फिर से लर्न करते हैं। अगर वो ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा सकते हैं। इन मेथड्स के अलावा कुछ जनरल निमोनिक डिवाइसेस फैक्टर्स पर आधारित है। जो कारक हमने देखे थे विस्मरण के कारक, उनमें हमने देखा था अधिक्य सीखना। अगर किसी भी चीज को हम थोड़ा सा ज्यादा सीखते हैं, जितना उसे पूर्ण रूप से सीखने के लिए जरूरी है उससे ज्यादा हम उस पर मेहनत करते हैं तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। ये भी एक निमोनिक डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, प्रोएक्टिव इनहिबिशन ऐसे तरह तरह की बाधाओं को कम करते हैं, उससे भी हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैंने ये रेफरेंसेस यूज किए हैं। आप ये रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए और आगे पढ़ने के लिए। थैंक यू।